हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का भरपूर इस नए विषय की सीरीज में, यानी कि ज्योग्राफी। एनसीईआरटी ज्योग्राफी हमारा कल एक पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ है क्लास 6 के एनसीईआरटी का, जिसमें हमने देखा था हमारे सौर मंडल में पृथ्वी। हमने मोटा मोटा ब्रह्मांड का एक रिवीजन किया था, यानी कि क्लास 6 के बच्चों के लेवल से देख लिया था। फिर हमने सौर मंडल, तारामंडल, नक्षत्र मंडल, आकाशगंगाएं ये क्या होती है, पृथ्वी कैसे दिखाई देती है अंतरिक्ष में, और पृथ्वी की क्या क्या विशेषताएं हैं वो हमने देखा था। सौर मंडल कहाँ पर स्थित है, हमारी आकाशगंगा कैसी है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, ये सब हमने कल देख लिया था। आज हम देखेंगे इसका सेकेंड चैप्टर, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो आइए बिना कुछ देरी किए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो हमारा आज एक नया विषय स्टार्ट होगा। क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 2, ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, एडवांस समरी। क्लास 6 की एनसीईआरटी में क्लास 6 के बच्चों के लेवल का कंटेंट दिया है, लेकिन हम इसे एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे ताकि हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अच्छा रहे। तो देख लेते हैं कि ग्लोब क्या है। हमारा जो चैप्टर है क्लास 6 की एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर, उसका नाम ही है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो ग्लोब पृथ्वी का एक त्रिआयामी 3D मॉडल है। ग्लोब क्या है दोस्तों? ग्लोब हमारी पृथ्वी का एक 3D मॉडल है। इसे इस प्रकार बनाया है कि यह पृथ्वी के आकार, सतह, महासागरों और महाद्वीपों की स्थिति को यथार्थ रूप से दर्शाता है। यानी कि जो ग्लोब है वो हमारी पृथ्वी का एक 3D मॉडल है, जो हमें यह बताता है कि महासागर कहाँ पर है, हमारे महाद्वीप कहाँ पर है, पृथ्वी का आकार कैसा है, पृथ्वी की सतह कैसी है, महासागर और महाद्वीपों के स्थित यथार्थ रूप से दर्शाता है। यानी कि महाद्वीप पर कौन कौन सी हमें संरचनाएं मिलती है, महासागर पर कौन कौन सी संरचनाएं मिलती है, उसी को हम बोल देते हैं ग्लोब। ग्लोब के अंतर्गत ये सब हमारी पृथ्वी का हम अध्ययन किया जाता है। ये रहा हमारा ग्लोब। हम ग्लोब को ही पृथ्वी का 3D मॉडल कहते हैं। ये हमारी पृथ्वी पूरी कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, ये रही। अब ग्लोब, ये विवरण पृथ्वी का त्रिआयामी यानी कि 3D मॉडल है हमारा ग्लोब। अब इसकी विशेषताएं क्या होती है ये देख लेते हैं। तो हमारे ग्लोब की जो विशेषताएं, ये एक गोलाकार मॉडल है। इसे घुमाने योग्य, यानी कि हम इसे घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। महाद्वीप और महासागर, ये महाद्वीप और महासागर को भी दर्शाता है। किस देश की सीमाएं कहाँ तक है और किस देश की सीमा किस देश से लगी हुई है, वो भी हमें दिखाता है। कौन? हमारा ग्लोब। अक्षांश और देशांतर रेखाएं भी ग्लोब बताता है। ठीक है, ग्लोब के लाभ क्या होते हैं? यह पृथ्वी का सही आकार व रूप समझने में मदद करता है। यानी कि हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है और हमारी पृथ्वी का रूप कैसा है, वो हमें ग्लोब बताता है। महाद्वीपों और महासागरों की सापेक्ष स्थिति, आकार स्पष्ट करता है। यानी कि हमारे महाद्वीप और महासागर की स्थिति कैसी होती है, एग्जैक्ट उसकी स्थिति कैसी होती है, उसका भी स्पष्टीकरण करता है। कौन? हमारा ग्लोब करता है। अब पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण को समझाने के लिए भी उपयोगी होता है। यानी कि हमारी पृथ्वी की जो गतियां होगी, हमारा तीसरा चैप्टर वही है पृथ्वी की गतियां, उसमें इस तीसरे हमारा जो अगला चैप्टर है वो पृथ्वी की गतियों पर निर्भर होता है। लेकिन पृथ्वी की गति कैसी होती है? पृथ्वी गति भी करती है और अपना परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों करती है। अपने अक्ष पर भी घूमती है, पृथ्वी का घूर्णन हुआ। सूर्य की परिक्रमा करती है, ये पृथ्वी का परिक्रमण हुआ। तो इन दोनों के लिए भी उपयोगी होता है। कौन? हमारा ग्लोब। अब सीमाएं क्या होती है? बहुत बड़ा होने पर इसे ले जाना कठिन होता है। छोटे ग्लोब पर सभी जगहों को विस्तार से नहीं दिखाया जाता है। ये हमारे ग्लोब की सीमाएं होती है। अगर हम ग्लोब बढ़ा लेंगे तो हम कहीं पर ले जाने में समस्या महसूस करेंगे। यदि छोटा होगा ग्लोब तो जगहों का विस्तार से वर्णन नहीं किया जा सकता, दिखाया नहीं जा सकता है।
दूरी और दिशा की गणना, यानी कि हमारी दूरी और दिशा की इससे गणना की जाती है। मानचित्र की सतह जो होती है वो सरल नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्लोब। अब देख लेते हैं हम अक्षांश एवं देशांतर। तो पहले देखेंगे हम लेटीट्यूड। ये क्या होता है लेटीट्यूड? तो जो अक्षांश होती है दोस्तों, वो क्या होती है? अक्षांश वे काल्पनिक रेखाएं होती है जो पृथ्वी से, यानी कि जो पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर खींची गई है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, अक्षांश वे काल्पनिक रेखाएं होती है और वो हॉरिजॉन्टल होती है। 0 डिग्री अक्षांश को हम भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर कहते हैं। जो 0 डिग्री हमारा लेटीट्यूड होता है उसे हम इक्वेटर, भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। ये डिवाइड करती है पृथ्वी को 2 हिस्सों में। हमारे जो अक्षांश होते हैं वो कुल 180 अक्षांश होते हैं। 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश होता है, ये दक्षिणी अक्षांश नहीं होता है, 90 डिग्री पर एक बिंदु होता है। ठीक है, अक्षांश कितने होते हैं? 180 होते हैं। और अक्षांश जो रेखाएं होती है वो कितनी होती है? 181 डिग्री। ये समांतर होती है और एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ठीक है, हमारे जो अक्षांश रेखाएं होती है, यानी कि अक्षांश होते हैं, वो एक काल्पनिक रेखाएं होती है, वो समांतर होती है लेकिन एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। कुल अक्षांश जो होते हैं वो वृत्त होते हैं। जैसे कि एक 3D मॉडल लिया है, वो इधर भी होगा और इस साइड भी होगा, तो कितने मिलते हैं? 90 और 90 180 मिलते हैं। लेकिन हम अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं तो वो 181 मिलती है। ठीक है, ये समांतर रेखाएं होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अक्षांश जो वृत्त होते हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। अब मुख्य अक्षांश देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं हमारे मुख्य अक्षांश, यानी कि हमारे मेन लेटीट्यूड। तो मुख्य अक्षांश जो होते हैं, भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री पर मिलता है हमें, कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में मिलती है, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में मिलता है। हमारी जो कर्क रेखा होती है वो भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है। देखते हैं कैसे करती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर हमारी कर्क रेखा मिलती है जो हमारे भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है। अब आर्कटिक वृत्त जो होता है वो 66.5 डिग्री नॉर्थ में मिलता है। एंड अंटार्कटिक वृत्त जो होता है, आर्क हमें बोलने में भी सरल लग रहा है और हल्का लग रहा है, तो वो ऊपर रहेगा। अंटार्कटिक हमारी जबान में बदलाव आ रहा है, कठिनाई आ रही है, लेकिन भारीपन आ रहा है। तो जो चीजें भारी होती है वो नीचे जाती है, जो चीजें हल्की होती है वो ऊपर आती है। तो जहां पर आर्क वर्ड आता है, आर्कटिक होता है, वो उत्तर में मिलेगा। अंटार्कटिक मिलता है वो नीचे मिलेगा, यानी कि हमारे दक्षिण दिशा में मिलेगा, दक्षिणी गोलार्ध में मिलेगा पृथ्वी के। अब इसका महत्व क्या होता है हमारे अक्षांशों का? जलवायु क्षेत्रों, टोरिड टेम्परेचर, टोरिड टेम्परेट एवं फ्रिजिड जो जोन होते हैं इनका निर्धारण किया जाता है, यानी कि उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय और शीतकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं उन्हें समझा जाता है और इनका निर्धारण किया जाता है अक्षांश की वजह से। दिन रात की लंबाई, सूर्य की किरणों का झुकाव, मौसम आदि को समझने में हमारे अक्षांश मदद करते हैं। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है वो किससे संबंधित होती है? हमारे अक्षांशों से संबंधित होती है, यानी कि हमारे लेटीट्यूड से संबंधित होती है। हमारे दिन रात की जो लंबाई होती है वो भी किस पर निर्भर करती है? हमारे अक्षांश पर निर्भर करती है। सूर्य की किरणों का जो झुकाव होता है उसी से हमारे दिन रात की लंबाई का फिक्स होता है, तो वो भी किसकी वजह से होता है? हमारे अक्षांश की वजह से। ये रहा हमारा अक्षांश।
ये 0 डिग्री विषुवत वृत्त बोलते हैं जिसे। ये है हमारा अक्षांश। ये 0 डिग्री विषुवत रेखा। ये 23.5 डिग्री उत्तरी में कर्क रेखा, ये 0 डिग्री पर मिलती है। ये 23.5 डिग्री पर मिलती है, ठीक है। ये उपोष्ण क्षेत्र होता है और ये हमारा उत्तरी ध्रुव होता है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा अक्षांश और अक्षांश वृत्त मिलते हैं हमारी पृथ्वी पर। ये हमें दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि ये काल्पनिक होते हैं। अब पृथ्वी के जो ताप कटिबंध होते हैं, देख लेते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध कौन कौन से होते हैं। तो पृथ्वी गोलाकार है और सूर्य की किरणों उस पर समान रूप से नहीं पड़ती है। हमारी जो पृथ्वी होती है वो 3D मॉडल है, गोलाकार भी है, तो उस पर सूर्य की जो किरणें होती है वो समान नहीं पड़ती है, ठीक है। कहीं पर सूर्य की किरणें सीधी लंबवत गिरती है तो कहीं पर सूर्य की किरणें तिरछी गिरती है। यानी कि विषुवत रेखा पर सदैव सूर्य की जो किरणें होती है वो लंबवत दिखती है, लेकिन कर्क रेखा, मकर रेखा एंड उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की किरणें सदैव एक समान नहीं रहती है। वहां पर दिन और रात की लंबाई भी एक समान नहीं होती है। इसी अंतर के कारण पृथ्वी पर विभिन्न ताप कटिबंध यानी कि हीट जोन मिलते हैं। किस वजह से? क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो चपटी नहीं है, वो गोल है, और इस पृथ्वी के गोलाकार होने की वजह से सूर्य का जो तापमान होता है, सूर्य के प्रकाश की जो किरणें होती है वो एक जगह नहीं रहती है, पूरी पृथ्वी पर एक जैसी नहीं होती है। वो पृथ्वी का जो बीच वाला भाग है, उभरा हुआ भाग है, वहां पर सदैव दिन रात की लंबाई समान रहेगी और वहां पर सदैव सूर्य का प्रकाश मिलेगा। लेकिन कर्क रेखा, मकर रेखा एंड इसके ऊपर का जितना भी क्षेत्र होता है और नीचे का जितना भी क्षेत्र होता है वहां पर सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी मिलेगी। ये रहे हमारे कटिबंध क्षेत्र, ये समझ में नहीं आएगा। अब मुख्य ताप कटिबंध क्षेत्र को देख लेते हैं क्या होते हैं। पहला कौन सा क्षेत्र है हमारा? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसकी सीमा कहां पर मिलती है? हमारे टोरिड जोन की। ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक मिलता है। यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड से 23.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड तक मिलता है। कौन सा? हमारा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये ताप कटिबंध होते हैं हमारी पृथ्वी पर कि हमारी पृथ्वी पर उष्मा कहां कहां पर मिलती है। अब इसकी विशेषता देखते हैं, विशेषता क्या होती है। तो यहाँ सूर्य की जो किरणें होती है वो साल में अलग अलग समय पर सीधे पड़ती है। कर्क रेखा पर सूर्य की जो किरणें होती है वो अलग अलग समय पर सीधी पड़ती है, और मकर रेखा पर भी सूर्य की जो किरणें होती है वो समय पर अलग अलग, यानी कि जिस लंबवत जो किरणें होती है वो हर समय, इनका एक समय होता है, समय समय पर सीधे पड़ती है। तापमान सबसे अधिक रहता है। उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होता है वहां पर तापमान सबसे अधिक मिलता है। वर्षा भी अधिक होती है। उदाहरण के लिए अफ्रीका का मध्य भाग, भारत का दक्षिणवर्ती भाग, ब्राजील, इंडोनेशिया, इन सभी जगहों पर दोस्तों ये सभी क्षेत्र जो होते हैं हमारे भारत का दक्षिणी हिस्सा, अफ्रीका का मध्य भाग जो होता है उसमें, और ब्राजील, इंडोनेशिया, यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। यहाँ पर तापमान भी हमेशा अधिक रहता है और यहाँ पर सूर्य की किरणें हर साल में अलग अलग समय पर सीधे पड़ती है। अब देख लेते हैं समशीतोष्ण कटिबंध, टेम्परेट जोन, ये कहां से आएगा? समशीतोष्ण कटिबंध टेम्परेट जोन जो होता है दोस्तों हमारा, वो उत्तरी शीतोष्ण, उत्तरी समशीतोष्ण यानी कि कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध तक मिलता है। यानी कि हमारे भारत के ऊपर से और हमारे इंग्लैंड के बीच में जितना भी क्षेत्र होता है वो कौन सा होता है? हमारा उत्तरी समशीतोष्ण कटिबंध, यानी कि
टेम्परेट जोन ये 23.5 डिग्री से ऊपर और 66.5 डिग्री से नीचे वाला जो क्षेत्र होता है, इसके बीच बीच का जितना भी क्षेत्र होता है वो कौन सा मिलता है, उत्तरी समशीतोष्ण कटिबंध। अब दक्षिणी समशीतोष्ण कटिबंध कौन सा होगा, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध से, यानी कि ये हमारे अक्षांश चल रहे हैं। दक्षिणी समशीतोष्ण में क्या होगा, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध से अंटार्कटिक व्रत, ऊपर कौन सा व्रत है, आर्कटिक व्रत 66.5 डिग्री, अंटार्कटिक व्रत 66.5 डिग्री दक्षिण है और आर्कटिक व्रत में 66.5 डिग्री उत्तर है। ये अंतर समझ में आना चाहिए। उत्तरी समशीतोष्ण में क्या होगा, कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ तक जितना भी क्षेत्र मिलता है वो होता है समशीतोष्ण कटिबंध। एवं मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ से अंटार्कटिक व्रत 66.5 डिग्री साउथ तक, ठीक है। यहाँ पर कौन सा जोन मिलता है, समशीतोष्ण कटिबंध मिलता है। अब देख लेते हैं शीत कटिबंध कौन सा होता है, इसकी विशेषताएं देख लेते हैं समशीतोष्ण की। समशीतोष्ण की विशेषताएं क्या होती है, पृथ्वी की किरणें न तो पूरी तरह सीधी पड़ती है और न ही बहुत तिरछी पड़ती है। कहां पर, हमारा जो समशीतोष्ण कटिबंध होता है वहां पर पृथ्वी की यानी कि पृथ्वी पर सूर्य की न तो किरणें कभी सीधी पड़ती है और न ही कभी बहुत तिरछी होती है। तापमान मध्यम रहता है, न तो बहुत गर्म रहता है और न ही बहुत ठंडा रहता है। जैसे कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में तापमान हमेशा गर्म मिलता है, ठीक है, वहां पर वर्षा भी अधिक होती है। यहाँ पर 4 ऋतुएं मिलती है, गर्मी, बरसात, पतझड़ एवं सर्दी साफ दिखाई देती है। 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। यूरोप, अमेरिका, अधिकांश भाग, चीन, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी भाग, ये कौन से टेम्परेट जोन में आता है, ठीक है, ये कौन से जोन में आता है, यूरोप टेम्परेट जोन में आएगा, 66.5 डिग्री के बीच में मिलता है। अमेरिका 66.5 डिग्री के बीच में मिलता है और चीन का जो अधिकांश भाग है वो भी मिलता है, यानी कि चीन तो पूरा ही उसमें मिल जाता है हमारे टेम्परेट जोन में। अमेरिका का अधिकांश भाग ऊपर मिल जाता है, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी भाग। अब देख लेते हैं शीत कटिबंध। शीत कटिबंध जो होता है उसकी सीमा कहां पर मिलती है, उत्तरी शीत कटिबंध यानी कि आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर से 90 डिग्री यानी कि उत्तरी ध्रुव तक। ठीक वैसे ही दक्षिणी शीत कटिबंध कहां पर मिलता है, 66.5 डिग्री साउथ से तो साउथ पोल तक यानी कि दक्षिणी ध्रुव तक मिलता है। यहाँ पर शीत कटिबंध रहता है, यहाँ पर रहने योग्य जगह नहीं रहती है। इसी क्षेत्र में 6 महीने तक दिन और 6 महीने तक रात रहती है। कहां पर, हमारे शीत जोन में, यानी कि जो फ्रीडिश जोन होता है उसमें। फ्रीजिड जोन में क्या होता है, फ्रीजिड जोन में 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी दिखाई देती है। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताएं क्या होती है इसकी, सूर्य की किरणें बहुत तिरछी पड़ती है, साल में अधिकांश समय बर्फ और ठंड में रहती है। सूर्य की जो किरणें होती है वो अधिकांश किरणें बहुत तिरछी पड़ती है, साल में अधिकांश समय बर्फ और ठंडी रहती है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती है वो अधिकतर तिरछी होती है। यहाँ दिन और रात की लंबाई कई महीनों तक हो सकती है, जैसे कि नॉर्वे में 6 महीने की दिन होती है, 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है। ठीक उसी प्रकार हमारे जो दक्षिणी गोलार्ध है हमारी पृथ्वी का, 66.5 डिग्री दक्षिण से लेकर दक्षिणी ध्रुव यानी कि 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, फिर 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से लेकर 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तक। यहाँ पर 6 महीने की दिन रहती है तो 6 महीने की रात होती है। उदाहरण के लिए ग्रीनलैंड,
अंटार्कटिका, उत्तरी साइबेरिया, यहाँ पर हमेशा कई कई दिन तक दिनों की लंबाई रहती है और रात, कई महीनों तक दिन और कई महीनों तक रात होता है। अब जो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होता है वो सबसे गर्म माना जाता है। उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होता है वो सबसे गर्म और अधिक वर्षा वाला क्षेत्र होता है। समशीतोष्ण कटिबंध में मध्य जलवायु 4 ऋतु मिलती है। ठीक है, जो शीत कटिबंध होता है यह बहुत ठंडा और बर्फीला मिलता है। ये रहे हमारे पृथ्वी के जोन। ये 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक इतना इतना जो पोर्शन मिलता है ये कौन सा मिलता है, हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। फिर कर्क रेखा से ऊपर आएंगे हम, ये रही। अब कर्क रेखा से ऊपर आएंगे तो यहाँ पर मिलता है हमारा उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। कहां से, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि आर्कटिक वृत्त तक। फिर यहाँ पे उत्तरी शीत कटिबंध, यहाँ पे बर्फीला क्षेत्र आएगा और अत्यधिक ठंडी रहेगी। इसी क्षेत्र में 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात होती है। नीचे देखते हैं ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध मिलता है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। यहाँ पर क्या होता है, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध मिलता है। यहाँ पर टेम्परेट जोन मिलता है साउथ हेमिस्फीयर का, यानी कि उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध का शीतोष्ण कटिबंध मिलता है, हमें समशीतोष्ण बोल सकते हैं। और ये रहा शीत कटिबंध। यहाँ पर भी बर्फीला क्षेत्र है, अंटार्कटिका पूरा बर्फ से ढका हुआ मिलता है। यहाँ पर भी 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। ये रहे हमारे पृथ्वी के जोन। एनुअल मीन टेम्परेचर, ये हमारे वार्षिक टेम्परेचर मापा गया है। इतना इतना जो क्षेत्र आता है हमारा वो किस में आता है, ये आता है हमारा विषुवत रेखा पर, यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। इसके नीचे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। ये वाला क्षेत्र होता है हमारा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसके नीचे जो मिलेगा हमें, ये मिलेगा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसके थोड़ा नीचे मिलेगा समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ पर थोड़ी गर्मी और थोड़ी ठंडी रहेगी। लेकिन इसके नीचे जो क्षेत्र मिलेगा वो -20 से -40 या -50 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है, जिसे हम फ्रीजिड जोन कहते हैं, शीत कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पर ही 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात्रि मिलती है। ठीक उसी प्रकार हमारे उत्तर में मिलता है। ये रहा हमारा पृथ्वी का जोन। ये टेम्परेट जोन है, इक्वेटर 0 डिग्री, ये पृथ्वी को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमारी मकर रेखा, ऊपर हमारी कर्क रेखा जो हमारे भारत को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ये रही। और इतना इतना जो पोर्शन होता है ये नॉर्थ टेम्परेट जोन होता है। यहाँ पर न तो ज्यादा ठंडी मिलती है और न ही ज्यादा गर्मी होती है। फिर ये फ्रिजिड जोन हो गया, शीत क्षेत्र। इसी प्रकार नीचे भी शीत कटिबंध मिलता है। तो इस प्रकार हो गए हमारे देशांतर कंप्लीट, यानी कि हमारे अक्षांश कंप्लीट हो गए हैं। हम थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं कि अक्षांश क्या होते हैं। तो अक्षांश होते हैं हमारी काल्पनिक रेखाएं हैं जो हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में कौन सी अक्षांश रेखा बांटती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हम विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं क्योंकि ये पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। ये काल्पनिक रेखाएं हैं। ये रेखाएं क्यों खींची गई है, ये रेखाएं सूर्य के
तापमान की वजह से खींची गई है कि कहाँ कहाँ पर हमें सूर्य का तापमान कितना मिलता है। मौसम संबंधी जानकारियों के लिए ये रेखाएं खींची गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं देशांतर क्या होते हैं।